जय हिंद दोस्तों, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि डेली 50 क्वेश्चन सुबह में आपको 10 बजे डाल दिया जाता है और इस 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का एक एक करके डिस्कशन भी किया जाता है। तो कल मैं आप लोगों के लिए भी 50 क्वेश्चन डाला था और आज फिर मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसे सीरीज यह कंटिन्यू चल रहा है। तो कल मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से 50 क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लाया था। जो लोग भी उस क्वेश्चन को देखे होंगे, बनाए होंगे, पीडीएफ निकाल कर उनको पता चला होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। अगर बौद्ध या और जैन से अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे बाहर जाने की बहुत ही कम संभावना रहेगी, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन इजी है और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है। इसमें कथन कारक वाला भी क्वेश्चन डाला गया था और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था टोटल, और चारों ऑप्शन का डिस्कशन काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से किया गया है। तो इस तरह मैंने राष्ट्रपति, अनुसूची, भाग, बंगाल विभाजन, 1857 की क्रांति, बिहार का परिचय, भारत का परिचय, ऐसा वीडियो मैंने टोटल अभी 18 डाला हूँ। तो जो भी लोग अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग जाकर ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा। जब तक आप वीडियो टोटल शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए कि 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन बताया जाता है। तो जब तक आप टोटल नहीं देखिएगा तो उससे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमेशा प्रयास कीजिएगा कि टोटल देखें और नोटबुक लेकर साथ में बैठकर इसको देखिएगा, बनाइएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसे अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटता था वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो वो क्वेश्चन आपका हमेशा छूटेगा। तो इस तरह टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। और नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट के पास पहुँचे। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसमें जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज जो लाए हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा से। जब आप हिस्ट्री में भी इस चैप्टर को पढ़ना है और राज्य व्यवस्था में भी इस चैप्टर को पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई थी। यह सही है। यह स्टेटमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो नहीं, यह गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं बने थे, यह पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे। याद कर लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स बने थे। तो इस तरह 2 स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है चेम्बर्स, लिमेस्टर, सर एलिजा इम्पे और हाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि सर एलिजा इम्पे जो थी यह प्रथम थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मिलान करने वाला। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए
तथा नीचे दिए गए कूट का सही आंसर का चयन कीजिए। एक तरफ अधिनियम है और दूसरे तरफ प्रमुख प्रावधान है, तो आइए मिलाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि जो इसमें आपको 100% याद है तो सबसे पहले उसी को मिलाइए। तो आइए देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया था। ए का 3, तो ए का 3 आपको दो ही ऑप्शन में है, ए और सी, तो बी और डी इसका आंसर नहीं होगा। 1784 के पिट्स इंडिया की बात करें तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो था यह नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया था, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान है। और 1813 के ही अधिनियम के तहत चीन के साथ कुछ व्यापार को बंद कर दिया गया था, जो चाय और चीनी को छोड़कर, चाय और चीनी को छोड़कर। 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वह कौन सा एक्ट है? 1781 का एक्ट, 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट और 1813 का एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऑप्शन बी। 1781 की बात करें तो यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर करने के लिए लाया गया था। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है, इसे कंपनी के व्यवसायिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया, यानी कि अलग किया गया। और 1813 इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया, मैंने अभी चर्चा किया, चीन और चाय को छोड़कर। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर भी खर्च करने की बात 1813 के चार्टर अधिनियम में कहा गया था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कथन दिया गया है 1833 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट सही है। आइए इसका कारण देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार का एकाधिकार बना रहा तथा जिसे 1833 में समाप्त कर दिया गया, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा 1843 का उन्मूलन हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, 1853, 1858। तो कह रहा है कि गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो इसका हो जाएगा 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही पूर्णतः व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। और 1813 के चार्टर अधिनियम में प्रति वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई थी। और 1853 की बात करें तो 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के वायसराय थे और वह ट्रेन 34 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने के बीच। और 1853 में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत किया गया था। 1858 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। इस तरह आंसर आपको ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के प्रथम विधि आयोग फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यह क्वेश्चन अभी फिलहाल में जो मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स वुड। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ना सॉरी, इसका आंसर अध्यक्षता पूछा गया है, तो अध्यक्षता हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कॉर्नवालिस की बात करें, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1853 के चार्टर एक्ट के अधिनियम। 1833 के बारे में बताया ही हूँ, और 1892 में बजट पर पहली बार बहस करने की बात कहा गया था, बजट पर पहली बार। और सचिव पद 1861 में लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जितना आपको इसमें बताया जा रहा है, इससे बाहर चार्टर अधिनियम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है, इसके द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया था। क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए जो है यही आपको करेक्ट है। बाकी सब गलत है, सही को चयन करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा स्थापित द्वैध शासन प्रणाली में राजनीतिक मामले का प्रबंध किसके हाथों में सौंपा गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, गवर्नर जनरल की परिषद और ब्रिटिश संसद। तो किसको सौंपा गया था? तो यह सौंपा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को सौंपा गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में द्वैध शासन की शुरुआत की। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रण बोर्ड के राजनीतिक मामले को नियंत्रण के प्रभारी दिया गया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो इसे केवल व्यापारिक यानी व्यवसायिक मामले की देखरेख की बात कही गई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो क्वेश्चन जब ऐसा पूछता है तो क्वेश्चन को आप अच्छे से इसे पढ़िएगा, तभी इस क्वेश्चन को आप आंसर दीजिएगा, नहीं तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका कौन असत्य है। असत्य को पूछा गया है, भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी कह रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। बी भी स्टेटमेंट आपको सही है। सी कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। यह भी सही है। डी जो है अब गलत है। भारत में सचिव की सहायता हेतु 10 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। यह गलत है। 10 सदस्यीय नहीं होगा, 15 सदस्य का गठन किया गया था। तो इस तरह आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, गलत को चुनना था। आइए क्वेश्चन नंबर 12। भारत के प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन से बने? यह क्वेश्चन कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। क्या हुआ था? पारित हुआ था। और 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो डाक, तार, रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। लॉर्ड कर्जन जो थे यह बंगाल विभाजन के समय थे। और लॉर्ड मिंटो जो थे, मार्लो मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था,
उस समय लॉर्ड मिंटो थे। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किस वायसराय ने भारत में पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, वायसराय गवर्नर जनरल याद करने का आपको सिंपल तरीका है, उसका ईयर जब तक आपको याद नहीं होगा तो हमेशा आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ईयर जब आप याद कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शन छांटकर आप आंसर दे सकते हैं। तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डॉफरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो विभाग की प्रणाली जो 1861 में पारित हुआ था, उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के वायसराय थे। लॉर्ड रिपन की बात करें, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डॉफरिन की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, स्टेटमेंट दिया गया है और सही को चयन करना है। कह रहा है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, पहला स्टेटमेंट दिया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, यह दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, लॉर्ड कैनिंग ने तीनों भारतीय जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और सही को चुनना था तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद के सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के मैंने आपको ऊपर ही चर्चा कर दिया था, जब फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे थे तो वहीं इस चीज़ को मैंने चर्चा किया था। तो चलिए इसका आंसर क्या होता है देखते हैं। तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 की बात करें तो अभी मैंने आपको चर्चा किया, पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई थी। और मार्ले मिंटो जो सांप्रदायिक, जिसमें मुस्लिम वोट देने के सांप्रदायिक निर्वाचन की पहली बार बात जो किया गया था, मार्लो मिंटो सुधार में किया गया था। और ईसाइयों के लिए 1919 में किया गया था, ये भी बात आप याद रखेंगे। और पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, मार्ले मिंटो सुधार के नाम किस अधिनियम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी मैंने चर्चा किया हूँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का चर्चा कर दिया हूँ, बी का चर्चा किया हूँ, सी का। अब 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में किया गया था। और 1935 के अधिनियम के तहत भारत से बार्मा अलग हुआ था। ये तीनों बात आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1909 के अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, CR दास, दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, यही शामिल हुए थे।
यह वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय और विधि सदस्य को बनाया गया था। चित्तरंजन दास की बात करें तो 1922 में एक गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितना बार रहे हैं? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, लॉर्ड हार्डिंग को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है और मिंटो 1909 में था। लॉर्ड मिंटो 1909 में था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो इनके शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन इनके शासनकाल में रद्द हुआ था और तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। और चेम्सफोर्ड की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मिलान करने वाला। एक तरफ अधिनियम है और दूसरे तरफ उसकी विशेषता है। चलिए, अधिनियम कह रहा है 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1858 का अधिनियम। तो इसमें आपको सबसे पहले जो आपको याद है उसी को मिलाइए। तो चलिए देखते हैं 1909 के अधिनियम। 1909 के अधिनियम के तहत ना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, यानी कि सी का एक। तो सी का एक ही ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन में है, या तो ए होगा और नहीं तो डी होगा। 1861 के अधिनियम तो ए का हो जाएगा 3 पोर्टफोलियो। 1892 का अधिनियम, 1892 के अधिनियम तो बी का हो जाएगा बी का हो जाएगा 2 अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत और डी का हो जाएगा 4। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो मिलान करने वाला क्वेश्चन आपको जो पहले याद है उसको मिलाइए, उसके बाद ऑप्शन को छांट दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कथन कह रहा है 1909 के अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया। कारण इसका है मुस्लिम लीग समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। तो देखिए यह दोनों कारण और कथन दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ये जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। 1919 के भारत शासन अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्लो मिंटो सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन और बेबेल योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और मार्ले मिंटो जो है 1909, साइमन कमीशन 1927 में भारत आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ड्राइची इन प्रोविंसेस। 1919 की अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 के भारत शासन अधिनियम। तो प्रांतों में पूछा गया है। प्रांत जब भी पूछेगा तो आपको 1919 होगा। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम के बारे में मैंने आपको चर्चा किया हूँ, 1935 के भी चर्चा किया हूँ और 1947 के अधिनियम के तहत भारत स्वतंत्र हुआ था। और उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। ये दोनों बात आप लोग याद रख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। आरक्षित विषय, न्याय, पुलिस, भू राजस्व, वित्त आदि।
दूसरा जो है हस्तांतरित विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन। और पूछा गया कि इसमें कौन सा कथन सही है, सही कथन का जवाब देना है। तो इसमें सही कथन जो है दोनों है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आरक्षित विषय में न्याय है, पुलिस है, भू राजस्व और वित्त है, और हस्तांतरित विषय में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक, फादर ऑफ ड्राइची किसे माना जाता है, किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस, लॉर्ड मोटेंगू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन। तो किसे माना जाता है यह क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनस कार्टियस को माना जाता है, लियोनस कार्टियस को माना जाता है। तो याद कर लीजिएगा ऑप्शन ए, और बाकी ऑप्शन के बारे में मैंने ऊपर क्वेश्चन में चर्चा कर दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका भी चर्चा मैंने ऊपर किया हूँ, इसका भी चर्चा मैंने ऊपर कर दिया हूँ। तो ऐसा आपको डिस्कशन किया जाता है कि आपको क्लास में ही सब चीज़ याद हो जाए। मतलब आप वीडियो देखिए, उसी समय आपको 80 से 90% याद हो जाए, उसको दूसरी बार देखिएगा आपको 100% याद हो जाएगा, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा ही प्रयास कीजिएगा। तो चलिए 1909 के अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1947 के अधिनियम, तो इसकी चर्चा किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 1919 के अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 1919 के अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय लोक सेवा यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन यूपीएससी का किस वर्ष किया गया था? तो यह ली कमीशन के तहत किया गया था। ये भी बात याद कर लीजिए, किस कमीशन के तहत किया गया था? तो ली कमीशन, ली आयोग, ली कमीशन के तहत किया गया था। 23-24 में इसकी गठन की गई ली कमीशन की सिफारिश पर। इन्हें 1926 में इसकी आयोग का गठन किया गया था। 1935 की बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है ना 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कथन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और क्या सही कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन जो है सही है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसका गठन नवंबर 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था, यह सही है। इसमें कुल 7 सदस्य थे तथा सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे गो बैक कहा गया था, गो बैक का नारा भी दिया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय द्वारा इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया गया था, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है यह बिल्कुल सही है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साइमन कमीशन से पूछा जाता है, साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुँचा था। आइए क्वेश्चन नंबर 28। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? साइमन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1930 मई या 1932 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 के मई में किया था। 1930 के मई, कभी कभी महीना भी पूछा जा सकता है, तो मई महीना आप याद कर लीजिएगा साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। आज साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। 1932 की बात करें तो 1932 में पूना समझौता हुआ था। क्या हुआ था? पूना समझौता।
आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था। 1892 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के अधिनियम के तहत इसे अलग कर दिया गया था। 1892 में आपको बताए हैं बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार है। 1935 की भी चर्चा किया गया है और 1909 का तो कई बार चर्चा कर दिया गया है। तो आइए इस तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन का विस्तार किन समुदायों तक कर दिया गया था। देखिए किन समुदायों तक कर दिया गया था। केवल सिख, केवल ईसाई और आंग्ल भारतीय, सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, और ऑप्शन डी की बात करें तो दलित वर्ग के लिए। तो किसको किया गया था यह बात आपसे पूछा गया है। तो 1919 के अधिनियम के तहत सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय को किया गया था। और 1909 के मार्ले मिंटो के सुधार के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी, मुस्लिम की बात कहा गया था। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो जब तक आपको अच्छे से नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। और इस चैप्टर से कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का मुख्य संवैधानिक ढांचा आधार निम्नलिखित में से किस अधिनियम से लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान का मुख्य संवैधानिक ढांचा या आधार निम्नलिखित में से किस अधिनियम से लिया गया है। 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 60 से 70% बात जो भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, आंशिक परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो यह बात आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता के संदर्भ में कथन पर विचार करना है और सही कथन को चयन करना है। अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान। ठीक। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया। तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है 1935 के नियम के तहत, तो तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33। 1935 के अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया था। इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत ही पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। संघीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल या वायसराय और ब्रिटिश सम्राट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल और वायसराय। संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्तित सूची की अतिरिक्त अवशिष्टियाँ जो है वायसराय गवर्नर जनरल के पास निहित ही की गई थी। यह बात आप जरूर याद कर लीजिएगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया भी जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था।
इसका भी मैंने डिस्कशन में ऊपर चर्चा कर दिया हूँ। संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, यह बात पूछा गया है 1935 के अधिनियम के तहत। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935, 1936, 1937 और 1940। तो इसकी स्थापना 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसका प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर 1936 की बात करें तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 35। किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया गया था? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1947 के अधिनियम और 1858 के अधिनियम। कब किया गया था यह बात पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो 1919 का चर्चा कर ही दिया हूँ, 1947 का भी आपके सामने चर्चा किया हूँ और 1858 के तहत ही भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। क्वेश्चन नंबर 36। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से किस वर्ष अलग किया गया था? यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब अलग किया गया था? 1935 में, 1936 में, 1937 में और 1942 में। तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में। 1937 में और 1937 में ही फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। 1936 के बारे में मैंने अभी चर्चा किया हूँ। और 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को हुआ था और पूरे भारत में यह 9 अगस्त 1942 को फैल गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। याद कर लीजिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 37। मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? यह भी सही है। इसका एक ट्रिक होता है KAL, याद कर लीजिएगा, काल। मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टुअर्ट क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड बेवेल। तो अध्यक्ष पूछा गया है आपसे, तो बताइए आप लोग अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे ना सर स्टुअर्ट क्रिप्स थे। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। पैंथिंग लॉरेंस सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर भी इसका सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड बेवेल कुछ नहीं थे, इसका सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव, यह बिल्कुल सही बात है। यह क्या है? सही है। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जिसमें प्रांतीय सभाओं में चुने गए रियासतों के नामजद प्रतिनिधि होंगे, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे पृथक होने का अधिकार होगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो यह क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें स्टेटमेंट वाइज दिया गया है। और ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, तभी आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा आप गलत कर दीजिएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तीनों स्टेटमेंट सही था। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। महात्मा गांधी किस प्रस्ताव या मिशन को उत्तर दिनांक यानी कि चेक डेडेड पोस्ट डेडेड चेक कहा था? तो आइए देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और साइमन कमीशन 1927। तो यह किसको कहा था गांधी जी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में आया था।
अगस्त प्रस्ताव 1940, कैबिनेट मिशन 46 और साइमन कमीशन 27। साइमन कमीशन जब आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। अगस्त में लॉर्ड लिनलिथगो थे, क्रिप्स में भी लिनलिथगो थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? आइए 40 नंबर क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम के तहत कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कितने में किया गया है और जिस जिस स्टेट में किया गया है उस सभी को आप याद रखेंगे। 5 प्रांत में, 6 प्रांतों में, बंगाल, बम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, सी में 7 प्रांत और डी में 11 प्रांत। तो देखिए टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन विधानमंडल की व्यवस्था कितने प्रांतों में द्विसदनीय किया गया था? तो वह 6 प्रांत में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वह 6 प्रांत कौन कौन सा है? तो बंगाल है, बम्बे है, मद्रास है, बिहार है, असम है और संयुक्त प्रांत है। तो यह जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर आप देखिएगा और नहीं समझ में आए तो जरूर इसे आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 41। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन शामिल नहीं है। और यही क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में पढ़िएगा, पढ़ दीजिएगा कि कौन शामिल है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा शामिल वाला, आप बना के आइएगा सही, लेकिन जब इसका आंसर आएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ऐसे क्वेश्चन तो क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है तब इसका आंसर देना है। तो कौन नहीं शामिल है? तो लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, यही है काल इसी का ट्रिक है काल, यह याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, बाकी सब थे। लॉर्ड माउंटबेटन इसके सदस्य नहीं थे। आइए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1946 के अंतरिम सरकार में मंत्रियों और उनके विभागों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ मंत्री का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ उनका विभाग दिया गया है। तो आइए मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले, तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए का 2 हमारे 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, एक ए में और एक सी में। तो बी और डी आंसर इसका नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्होंने गृह एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यह खाद्य और कृषि से संबंधित है। और सरदार बलदेव सिंह की बात करें तो यह रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ए क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 क्या कह रहा है? 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर किसे सौंपा गया? फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसे किसे सौंपा गया, यह बात पूछा गया है। जॉन मथाई को, लियाकत अली खां को, सी राजगोपालाचारी को, जगजीवन राम को। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लियाकत अली को। किसको? लियाकत अली को किया गया था। जॉन मथाई को रेल मंत्री, सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। याद कर लीजिएगा, जगजीवन राम जो थे यह श्रम मंत्री थे। अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है डिकी बर्ड प्लान या डिकी या बाल्कन प्लान का संबंध किससे है? डिकी बर्ड या बाल्कन प्लान जो है इसका संबंध किससे है? सी राजगोपालाचारी फार्मूला से, लॉर्ड माउंटबेटन योजना से, वेवेल योजना से और कैबिनेट मिशन से। तो यह जो संबंध है ना लॉर्ड माउंटबेटन से। किससे? लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो यह 3 जून से लेकर 1947 तक थे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी आए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं और सही कथन का इसमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो आइए स्टेटमेंट पहला देखते हैं। इसमें ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिल गई। तो यह स्टेटमेंट क्या है? यह स्टेटमेंट जो है सही है। यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके तहत भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र डोमेनियन की स्थापना की गई थी। यह भी सही है, 1947 के अधिनियम के तहत। तीसरा स्टेटमेंट है, इसने भारत में सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को समाप्त कर दिया। यह भी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है सत्य है और सही को ही चुनना था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो देख रहे हैं ना स्टेटमेंट में कितना क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट में आपको एक एक चीज़ के नॉलेज होना चाहिए, तभी आपसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा आपसे गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के में कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री की बात करें तो B.R. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जॉन मथाई और जोगेंद्र नाथ मंडल। तो कानून मंत्री की बात करें तो B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर को 2 बार चुना गया था। फर्स्ट बार उनको कलकत्ता से चुना गया था और सेकंड बार उनको कहाँ से चुना गया था? मुंबई से चुना गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेल मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 को सुमेल कीजिए। एक तरफ मंत्री का नाम है और दूसरी तरफ उसके विभाग का नाम है। तो स्वतंत्र भारत का पूछा गया है। आइए स्वतंत्र भारत का देखते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे यह आपको शिक्षा मंत्री थे। तो ए का दो ही ऑप्शन में, ए और सी में। तो बी और डी आंसर खत्म हो गया। जॉन मथाई की बात करें तो रेल एवं परिवहन मंत्री थे। रेल एवं परिवहन मंत्री थे जॉन मथाई। आर के सन्मुखम सेठी की बात करें तो आर के सन्मुखम सेठी जो थे यह वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे यह उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो कभी कभी स्वतंत्र भारत और अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, मंत्रिमंडल भी। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। 3 जून से लेकर 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तब आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद आपको क्या थे? तो प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे, या पहला व्यक्ति थे कि 2 बार अभी तक भारत के राष्ट्रपति बने हैं, अन्यथा अभी तक कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति 2 बार नहीं बना है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आइए क्वेश्चन नंबर 49, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए अभी मैंने ऊपर चर्चा किया, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन और B.R. अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद के बारे में चर्चा की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे, सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और B.R. अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने कानून मंत्री थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कथन वाला। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त हो गया था। 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। यह स्टेटमेंट है। कारण की बात करें तो कारण इसका क्या है, आइए देखते हैं। कारण जो है 1946 में बनी संविधान सभा को ही स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और दोनों सही है तथा R.A. की सही व्याख्या है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन के डिस्कशन किया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के डिस्कशन किया गया, जो भारतीय संविधान के विकास यात्रा से संबंधित क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी मिलेगा और इंडियन पॉलिटी में भी मिलेगा, तो दोनों जगह मिलेगा। यहाँ बता दिया हूँ, एक बार वहाँ भी बताऊँगा, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि जितना चीज़ आपको मैंने बताता हूँ उसे अगर आप कंटिन्यू 6 से 7 महीना फॉलो कर लीजिएगा, जीके का आपका तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी तक मैंने जितना भी वीडियो डाला हूँ उसे जाकर आप ज़रूर देखिए। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम मिशन GS एकेडमी पटना से चलता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको PDF 10 बजे डाल दिया जाता है, वीडियो भी डाल दिया जाता है और बहुत ही जल्द आपको यह सेशन लाइव कर दिया जाएगा और इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। तो कल यानी कि कल आप लोग 4 बजे शाम को लाइव ज़रूर जुड़िएगा। कल शाम 4 बजे लाइव सेशन में जुड़ना है। 19 तारीख को शाम 4 बजे लाइव सेशन में जुड़िएगा। तो आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।